हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। सब लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और आज से तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। काफ़ी लोगों ने अपना सेंटर भी देख लिया होगा। चलिए, उम्मीद है सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स की। आज हम लोग फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्वराजिस्ट पे। हमने आईएनसी का 1922 का गया सेशन देखा था और वहाँ के बाद स्वराजिस्ट स्वराज पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर आप लोग पढ़ कर अच्छे से जाइए। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट और बहुत सारे सब हेडिंग्स हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान HSA देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। पहले हालांकि ये HRA रहता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। आज इन सब पे बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गया का जब सेशन होता है 1922 में, ये सेशन आईएनसी का आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेशन जो होता है वो बिहार में होता है। तो गया का जो आईएनसी सेशन होता है 1922 का, इसके बाद आईएनसी के अंदर कुछ लीडर्स डिमांड करते हैं कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री अगर मिल जाए तो ये बेहतर तरीका होगा गवर्नमेंट को वीकन करने का। उसके फॉर्मेशन, उसके जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उसको पास करने से अगर रोका जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और उनको एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत, लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा कि उन्होंने गवर्नमेंट को वीकन करने का हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे वो अभी बाहर रहते हुए वंचित हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसको एडवोकेट किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री हमें लेनी चाहिए। इस विचारधारा के लोग, और एक सेक्शन तो ये था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री की बात कर रहा था, और दूसरा सेक्शन ये था फ्रेंड्स जो इस पॉइंट का, इस आइडिया का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे लीडर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का हिस्सा बने। उनको लगता था कि इससे जो रिवोल्यूशनरी जील है वो खत्म हो जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगी। लोग अपने फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ के, अपने स्ट्रगल को छोड़ के और अपने प्रमोशन के चक्कर में और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के चक्कर में, अपने अलावेंसेस के चक्कर में उन्हीं की गवर्नमेंट की ही वफादारी करने लगेंगे। ये एक संभावना बनती भी थी उन दिनों की, इतना टेम्पटेशन दिया जाता था इंडियंस को, जिन्हें भी लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये उनके कुछ काम का आदमी है, तो उसके लिए वो इतना टेम्पटेशन देते थे कि ये एक डर भी रहता था हमारे आईएनसी के लीडर्स को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाके हम लोग अपने अहम मुद्दे से भटक जाएं। तो इस कारण से स्वराजिस्ट का विरोध भी होता था। तो जो उनका विरोध करते थे फ्रेंड्स, उन लोगों को बुलाया जाता था नो चेंजर्स। आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, देवर नो चेंजर्स। उनको कुछ चेंज नहीं चाहिए था। जैसी व्यवस्था चल रही है, जैसा लीडर्स अपना मूवमेंट बीच बीच में चला रहे हैं, गांधी जी के नेतृत्व में मूवमेंट जैसा आगे बढ़ रहा है उसी तरह से आगे बढ़ता रहे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे लीडर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री लें और उसका एक हिस्सा बने। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से सेक्शन थे लीडर्स के जिन्होंने काउंसिल एंट्री को एडवोकेट किया। ठीक है, और उन्हीं लीडर्स को स्वराजिस्ट कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उन लीडर्स ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। हालांकि ये पार्टी कांग्रेस के साथ ही काम करते रही, बट इन्होंने अपने सेपरेट आइडिया और आइडियोलॉजी के बेसिस पर काम किया। ये स्वराजिस्ट जो थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एंट्री को प्रमोट करते थे, उस आइडियोलॉजी पे जीना चाहते थे, ये थे बेसिकली आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कई और लीडर्स भी आए आईएनसी के इनके सपोर्ट में, उनको जानना भी जरूरी है आपके लिए। और वो लीडर्स थे, एक तो थे विट्ठल भाई पटेल। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि जो विट्ठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल
नो चेंजर्स के ग्रुप में थे। वो नहीं चाहते थे कि स्वराजिस्ट इस कदम को उठाएं और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने, मगर वल्लभ भाई पटेल के भाई यानी विठल भाई पटेल इस आइडिया को प्रपोज कर रहे थे, वो इनके साथ थे, स्वराजिस्ट के साथ। तो आप एक डिफरेंसेस अगर एक ऑप्शन में आए तो आप इस चीज को जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा हाकिम अजमल खान इनके सपोर्ट में थे। उसके बाद लाला लाजपत राय, ये भी इनके सपोर्ट में थे कि नहीं स्वराज सही सोच रहे हैं। मदन मोहन मालवीय, ये सारे लीडर्स थे जो स्वराजिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। एनसी केलकर, ठीक, ये एडवोकेट करते थे कि नहीं स्वराजिस्ट का जो स्टेप है, जो उनका कहना है, वो बिल्कुल सही है। और दूसरी साइड फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नो चेंजर्स। नो चेंजर्स में पहले इनिशियली तो गांधी जी भी रहते हैं। गांधी जी भी स्वराजिस्ट के इस विचारधारा को अपोज करते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा होने जैसी बात है। लेकिन बाद में ग्रेजुअली जब उन्होंने स्वराजिस्ट का इलेक्टोरल सक्सेस देखा तो गांधी जी भी बाद में मान जाते हैं, वो भी स्वराजिस्ट को फिर बाद में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनिशियली वो भी नो चेंजर्स का ही हिस्सा रहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो नो चेंजर्स जो स्वराजिस्ट को अपोज कर रहे थे उनके इस आइडिया को, उसमें प्रमुख थे सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको बताया था कि विठल भाई पटेल स्वराजिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर्स के ग्रुप में थे, यानी उनके अपोजिशन में थे। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी, ये लोग जो थे ये नो चेंजर्स के ग्रुप में थे फ्रेंड्स, ठीक है। अब गांधी जी का भी हमने पोजीशन जान लिया। बाद में वो पहले इनिशियली नो चेंजर्स के ही ग्रुप में थे, बाद में वो भी सपोर्ट करने लगते हैं स्वराजिस्ट को। चलिए अब हम बात करते हैं 1920s में फ्रेंड्स कुछ और नई विचारधाराओं का भी जन्म हो रहा था भारत के अंदर। उन विचारधाराओं जैसे कि मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज का, जिससे काफी हद तक बाद में हमारे बहुत बड़े लीडर्स नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी इन्फ्लुएंस हुए सोशलिस्ट आइडियाज का। हम और 1920s के दौर में ही हम ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म भी देखते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और इस पे भी हम लोग भी बात करेंगे। ये सारी चीजें आपको को रिलेट करनी है एग्जाम में, ठीक है। इस जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सारे फैक्ट्स याद करना है कि 1920s के दौर में क्या हुआ था, 1930s के दौर में क्या हुआ था, 1940s के दौर में क्या हुआ था। इन चीजों को आप को रिलेट करेंगे तभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो 1920s के दौर की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोग देखते हैं कि मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज का इमरजेंस इंडिया में, फिर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म देख रहे थे। इसके बाद फ्रेंड्स सेवरल कास्ट मूवमेंट्स भी चल रहे थे उन दिनों, जैसे जस्टिस पार्टी, सत्यशोधक समाज, ये सारे कास्ट मूवमेंट्स भी चल रहे थे। इसके अलावा हम और भी देखते हैं कि जो रिवोल्यूशनरीज हमारे थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका हम लोग झुकाव देखते हैं 1920s के अराउंड सोशलिज्म की तरफ। रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की तरफ अब झुकाव रखते हैं अपना, और ये हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अब 1920s के दौर में चल रही थी, ठीक है। अब जरा सा हम लोग मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग कुछ कॉन्स्पिरेसीज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आप उसको भी पॉइंट वाइज याद रखेंगे, उसके फॉर्मेशन और लीडर्स को। इस पे पीटी में क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ के जाइए एग्जाम के समय। तो हम बात करेंगे अभी मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज की, ठीक है। और इसके आईएनसी के कुछ लीडर्स जो इसके चीफ प्रोपोनेंट रहते हैं वो हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये अब क्रिटिसाइज करते हैं स्वराजिस्ट को और नो चेंजर्स को भी,
ये जो लीडर्स हैं अब ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। इन्हें ना अब डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना बाकी सारी ब्रिटिश कॉलोनीज की तरह सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ये अब पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। तो ये इनकी आइडियोलॉजी में झलकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पे तो बहुत कहर ढाती है, कईयों को फांसी और उम्र कैद की सजा भी सुनाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो कि 1920s में हुआ ताशकंद में, इसको आप याद रखेंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ एम एन रॉय। बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे एम एन रॉय, और उन्हीं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाद में कम्युनिस्ट इतना खटकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्हें सबको ट्रायल और फांसी की सजा सुना दी जाती है। और ऐसी ही एक घटना, कम्युनिस्ट के ट्रायल की ही एक घटना घटती है 1924 में। 1924 में जो घटना घटती है उसको कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से वो हिस्ट्री में फेमस है। इसको आप याद रखेंगे, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें जो जितने कम्युनिस्ट रहते हैं, जितने भी कम्युनिस्ट रहते हैं सबको जेल हो जाती है। और उसमें से मेन लीडर्स, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में जो मेन लीडर्स जिनको जेल होती है उनका नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इनको आप एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। मेन लीडर्स उसमें रहते हैं शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी, ऐसे दांगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग उम्मीद है समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, ये सारे उन दिनों के बहुत पॉपुलर कम्युनिस्ट थे और ये सारे खटकते थे। और नलिनी गुप्ता, नलिनी गुप्ता भी थी। इन सारे कम्युनिस्टों को जेल हो जाती है और इन्हें कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन सबों का ट्रायल होता है। इतना ही नहीं, 1924 के बाद 1929 में भी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट का खात्मा करने के लिए एक और कदम उठाती है। 1929 में बहुत सारे कम्युनिस्ट को मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस के तहत ट्रायल किया जाता है। ये सारे केसेस आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, सब कम्युनिस्टों से जुड़ा हुआ है। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें गवर्नमेंट भारी तादाद में कम्युनिस्ट को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डालती है। और इस तरह से 31 जो कम्युनिस्ट थे वो जेल में डाल जाते हैं। ये मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से हिस्ट्री में दर्ज है ये घटना। और कम्युनिस्ट को कमजोर करने के लिए भारी दमन किया जाता है उनका। मतलब उन दिनों कम्युनिस्ट होना एक बहुत बड़ा जुल्म माना जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखों में इतनी खटकते थे ये कम्युनिस्ट कि जब भी कुछ घटना घटती थी भारी तादाद में उनको जेल या तो फिर उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा हो जाती थी। तो आपने देखा कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, इस मीरठ कॉन्स्पिरेसी में तो 31 कम्युनिस्ट को जेल हुआ था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत में उन्हीं दिनों ट्रेड यूनियनिज्म का भी ग्रोथ देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये वही 1920s का दौर है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके पीटी में आ सकता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, और आपको पता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर लाला लाजपत राय होते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये 1920 में हम ट्रेड मूवमेंट्स भी, कई ट्रेड मूवमेंट्स देखते हैं 1920s में। हालांकि AITUC का भी फॉर्मेशन होता है और लाला लाजपत राय उसके लीडर बनते हैं। 1920s का ही दौर वो होता है जिसमें हम लोग कई स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं। इवन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्ट्राइक्स होता है, खड़गपुर रेलवे में स्ट्राइक्स होता है, ये बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक होता है। ये सारा 1920 का ही दौर है जब ये ट्रेड यूनियंस बहुत मजबूती से उभरते हैं। थर्ड फ्रेंड्स, हम वेरियस कास्ट मूवमेंट्स भी देखते हैं इस दौर में। वेरियस कास्ट मूवमेंट्स जो हम देखते हैं इस दौर में, वो जस्टिस पार्टी को देखते हैं, फिर सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में चलता है। इस तरह से रिझावा कम्युनिटी का भी कास्ट मूवमेंट्स देखते हैं। तो एक कास्ट मूवमेंट्स का भी दौर 1920s को माना जाता है। ठीक है,
और एक बेहद इम्पॉर्टेंट जो चेंज देखने को मिलता है 1920s के भारत में, वो ये है कि हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे यानी जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी अब सोशलिज्म के तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, इनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ देखने को मिलता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब 1918 के बाद जब रिवोल्यूशनरीज गतिविधियां कम होने लगती हैं और रिवोल्यूशनरीज को मास बेसिस में अरेस्ट किया जाता है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ उनके लिए लाई जाती हैं, उनको छिप छिप कर अपना मूवमेंट चलाना पड़ता है। अपने यहाँ तक कि अपनी मैगजीन्स भी वो लोग बहुत सोच समझ के और बहुत सीक्रेसी के साथ पब्लिश करते थे। तो जो इनकी दमनकारी नीति थी, उनको पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया जितना मास लीडरशिप में गांधी जी को मिला। सेकेंडली, जब गांधी जी पॉलिटिकल स्फेयर में आए, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में आए, तो उस समय जो मासेस उनके साथ जो आगे बढ़ी, ये रिवोल्यूशनरीज का जो एक विंग था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा और बाद में जब वो सोशलिज्म की तरफ उनका झुकाव देखने को मिला, और ये हम लोग झुकाव देखते हैं जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। ये हम लोग देते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता है इन अक्टूबर 1924। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अक्टूबर 1924 में इसका फॉर्मेशन होता है इन कानपुर। और तब इसके लीडर्स होते हैं, आचार्य के लीडर्स बहुत पॉपुलर लीडर्स होते हैं, और वो होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं यहाँ पे लिखती हूँ राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, ये इसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जोगेश चंद्र चैटर्जी, ये सारे आचार्य के लीडर्स होते हैं। तो आप ये इस टॉपिक को भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आचार्य जिसकी फॉर्मेशन अक्टूबर 1924 में हुई कानपुर में, इसके पॉपुलर लीडर्स बिस्मिल, सचिन सन्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी थे। आचार्य धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है और ये बन जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका एक बहुत बड़ा चेहरा होते हैं भगत सिंह जी। ठीक है, शहीद आजम। तो ये हिंदुस्तान, मैं इसका लिख देती हूँ पूरा फुल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, अब इन्होंने नाम में भी सोशलिस्ट जोड़ लिया, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जब आचार्य ट्रांसफॉर्म हो जाती है एचएसआर में, अब आचार्य की कुछ घटनाओं की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इनके मेंबर्स ने ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया था। आपको याद होगा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था 1925 में, कि ये जो घटना घटी थी, इसमें डाउन ट्रेन को काकोरी में लूट लिया गया था, लूट की वारदात हुई थी, और इसमें जो नाम आया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, वो उनका नाम था बिस्मिल, ठीक है, अशफाकुल्ला, इन सबों को उम्र कैद की सज़ा होती है फ्रेंड्स। अशफाकुल्ला, इन फांसी की सज़ा होती है। रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, इन सबको फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में यही सारे हमारे आचार्य के लीडर्स शामिल थे, एचआरए के मेंबर्स शामिल थे। इसके बाद एक और घटना घटती है फ्रेंड्स। वो घटना ये घटती है कि जब एचएसआरए का फॉर्मेशन होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आज़ाद, इनके नेतृत्व में एचएसआरए का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद ही भगत सिंह का सॉन्डर्स हत्याकांड में नाम जुड़ता है। इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब
1929 की घटना घटती है। और उसके बाद राजेंद्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होती है 31 मार्च 1931 में। तो हम इन घटनाओं को क्रमबद्ध देखेंगे। अभी हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसके फॉर्मेशन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में होता है और ये जल्दी ही अपनी गतिविधियों के लिए इतनी फेमस हो जाती है ये एसोसिएशन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र इनके लीडर्स पे, इनके मेंबर्स की गतिविधियों पर इतनी जमी रहती है कि ये लोग कुछ भी घटना करते हैं, कहीं भी कुछ घटना होती है तो पहला शक इन्हीं पे जाता था, इन्हीं के मेंबर्स लोगों ने किया होगा। ठीक है, अब इसके जो चीफ प्रोपोनेंट थे या इस HSRA एसोसिएशन के, उसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बाकी आगे की जो वारदातें हैं ये इनके द्वारा ही की जाती हैं। तो इसके चीफ प्रोपोनेंट्स थे आपके भगत सिंह, सुखदेव, और एक और आप नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा की एक बहुत ही फेमस किताब है जो उन्होंने लिखा था, और वो लिखा था इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये आप जरूर याद रखें, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। इसके राइटर भगवती चरण वोहरा थे। ठीक है, इसके अलावा जब सॉन्डर्स मर्डर केस हुआ, यानी सॉन्डर्स ये वही था जिसने साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उन पे लाठी चार्ज करने वाला ये सॉन्डर्स ही था। ठीक है, तो जब सॉन्डर्स का मर्डर होता है उसमें भगत सिंह का नाम देखने को मिलता है। लाहौर में सॉन्डर्स हत्याकांड होता है, दिसंबर 1928 की ये घटना है। ठीक, सॉन्डर्स के ही लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की जान चली जाती है। और जब सॉन्डर्स की हत्या होती है तो इसमें जो एक्यूज्ड बनाया जाता है वो एक्यूज्ड HSRA के ही रिवॉल्यूशनरीज रहते हैं उसमें। ठीक है, HSRA के ही रिवॉल्यूशनरीज रहते हैं और उसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। आपने सुना होगा भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ही फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लेते हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, क्योंकि इन्होंने प्रण किया हुआ रहता है कि वो जीते जी अंग्रेजों के द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे, इस वजह से वो खुद को ही शूट कर लेते हैं। ठीक, अब ये HRA रिवोल्यूशनरीज द्वारा इस घटना को तो अंजाम दिया गया सॉन्डर्स हत्याकांड को। उसके बाद एक बॉम्ब केस भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक दी जाती है। बॉम्ब केस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें भी भगत सिंह का नाम आता है। भगत सिंह से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खार खाने लगी थी। वो जान चुकी थी कि भगत सिंह ऐसे बंदे हैं जो जिनको मौत से भी डर नहीं लगता, इनसे टकराना ही बहुत मुश्किल था। ऐसे ही भगत सिंह नहीं थे। बॉम्ब केस इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 में फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। आप ये दोनों बिल को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, इन दोनों बिल का काफ़ी विरोध हो रहा था, मगर इनके विरोध को सुनने वाला कोई था नहीं। पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे मगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह अलॉन्ग विथ बटुकेश्वर दत्त, 1929 की ये घटना है। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके अंदर बॉम्ब फेंका, लेकिन उस बॉम्ब फेंकने का इरादा ये नहीं था कि किसी की वहाँ मृत्यु हो जाए, बस ये चाहते थे कि बहरों को सुनाई दे। ठीक है, भगत सिंह ने कहा भी था कि ये जो बॉम्ब फेंका है उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इट वाज जस्ट टू मेक द डेफ हियर। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बहरों को सुनाई दे, इस वजह से ये बॉम्ब फेंका गया और इन दो बिल को वापस लिया जाए, इस वजह से लोग भारी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस केस में भी भगत सिंह का नाम आता है।
एक्शन अगेंस्ट द रिवोल्यूशनरीज, आप जानते ही हैं कि इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। जब चरम पे थे एचआरएसए के रिवोल्यूशनरीज और लगातार इन तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, तो उनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत दमनकारी नीतियां अपनाई। सबसे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। हालांकि इसका कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हम लोग देखते हैं, और इनको फांसी की सजा, इनकी फांसी को ही सजा, जो फांसी की सजा हुई उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 31 मार्च 1931 इन लोगों को फांसी हो जाती है। ठीक, जब इन लोगों को फांसी हो जाती है उसके बाद काफ़ी विरोध गांधी जी को भी सहना पड़ता है। गांधी जी जब कराची का सेशन अटेंड करने के लिए जाते हैं, आईएनसी का उन दिनों कराची का सेशन कुछ पहले ही हो गया था, यानी 26 मार्च 1931 जब इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और वापस नहीं ली गई थी, तो आईएनसी का सेशन अटेंड करने के लिए जब गांधी जी कराची जा रहे थे, तो 26 मार्च 1931 में जब कराची का सेशन होना था, तो गांधी जी को रास्ते भर काले झंडे दिखने पड़े, लोगों का प्रोटेस्ट सहना पड़ा। और वो प्रोटेस्ट इसलिए सहना पड़ा था फ्रेंड्स, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, आपको पता है। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसरॉय थे। तो गांधी इरविन जब पैक्ट साइन हुआ 1931 में, तो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया सिवाय इन लोगों के, मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अलावा सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। इनको इसलिए नहीं छोड़ा गया, जैसा कि लॉर्ड इरविन ने अपना दलील दिया है कि ये चूंकि वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किसी भी कैदी को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा सरकार की तरफ से, इसलिए इन लोगों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा गया। और फाइनली 31 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। इस तरह से भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं इतिहास के पन्नों में। भगत सिंह भगत सिंह ही थे। राजगुरु और सुखदेव भी कहीं उनसे कम नहीं थे। ये सब अपनी शहादत इतिहास के पन्ने में दर्ज करा गए, मगर जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट और विरोध गांधी जी को भी झेलना पड़ा इसके लिए, वो उसमें एक बात जरूर झलकती थी कि अपने रिवॉल्यूशनरीज के लिए हमारे देश के लोगों में भी कहीं ना कहीं प्यार था। वो लोग जानते थे कि किस परिस्थिति में किस कारण से क्रांतिकारी ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि क्रांतिकारियों को देश के लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत पसंद करते थे, और इनके साथ जो भी अत्याचार होता था, इन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा होती थी, तो इसे देश के लोग भी काफ़ी विरोध करते थे। इससे उनका गुस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ और फूटता था। ये हमने इनके इन तीनों के फांसी के वक्त भी देखा था कि कैसे लोग, इवन गांधी जी जो कि मास के लीडर थे, उनका भी लोग हर जगह विरोध और प्रोटेस्ट और गुस्सा व्यक्त कर रहे थे अपना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 1931 तक की बात हुई। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डेट करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। एक्चुअली 31 मार्च नहीं, 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 है। ठीक है, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी, इन तीनों को ही। और गांधी जी आईएनसी का सेशन अटेंड करने के लिए जा रहे थे, जो कि 26 मार्च 1931 को होना था। ये डेट को जरा आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो जिसमें गांधी जी नाकाम रहे थे इन लोगों की सजा माफ करवाने में, रिहा करवाने में। इस वजह से लोगों का आक्रोश उनको झेलना पड़ा। अब हम लोग फर्दर पढ़ते हैं साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट को। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था। पहली बात तो ठीक है, साइमन कमीशन का गठन हुआ था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की फंक्शनिंग और इस पे रिव्यू करने के लिए हर 10 साल में किसी एक कमीशन का गठन किया जाना था। चूँकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि अब उसकी सीट जा सकती है, इसने आनन फानन में 1927 में ही, हालांकि 1929 में अगर देखा जाए तो 10 ईयर्स 1929 में पूरा हो रहा है, मगर 1927 में ही साइमन कमीशन
को गठित किया गया और इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा। इसको आप जरूर याद रखेंगे, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साइमन कमीशन का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा विरोध होता है। इस कमीशन का इसलिए इतना विरोध होता है भारत में क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में और एक भी भारतीय नहीं थे। नो इंडियंस इन दिस कमीशन। ओके, इन 7 मेंबर्स में एक भी इंडियन नहीं था। जिस कमीशन को भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से बात करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का सुझाव देना था, उस कमीशन में किसी भी इंडियन का नहीं होना ये बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट था हमारे सारे लीडर्स के लिए भी। और इसी साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया, 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, इसका भारी विरोध हुआ। हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को गहरी चोटें आती हैं। सॉन्डर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लाला लाजपत राय की बाद में इसी वजह से मृत्यु भी हो जाती है और उसी का बदला भगत सिंह लेते हैं। सॉन्डर्स हत्याकांड जिस हमने देखा 1928 का जो सॉन्डर्स हत्याकांड था, ये उसी लाला लाजपत राय की मौत का ही बदला था, उसी घटना का वो अंजाम था। ठीक है, तो साइमन कमीशन अपने रिकमेंडेशंस में कुछ तो इसके इम्पोर्टेंट थे। ये कुछ बात साइमन कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस में जो सबमिट 2 वॉल्यूम की कॉपी इसने सबमिट की और इसके रिकमेंडेशंस में देखेंगे कि इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया अपने रिपोर्ट में। सबसे पहले इसने अपना रिकमेंडेशन प्रोविंशियल रिफॉर्म्स को लेकर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आपको याद होगा जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में 1919 एक्ट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, इसके तहत जो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, द्वैत शासन व्यवस्था प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन में एबॉलिश करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया अपने रिपोर्ट में। तो इसके चीफ रिकमेंडेशंस थे एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। ठीक है फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसने एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी की बात कही। सेकंड, इसने एक सुझाव और दिया, वो सुझाव दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्होंने एडवोकेट किया। रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्होंने एडवोकेट किया। ठीक है, तीसरा इन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात थी, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने 1909 में भी देखा होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिया गया और उसके बाद 1919 में भी देखा होगा कि इसको इस स्थिति को बरकरार रखी गई। साइमन कमीशन भी कहीं कम नहीं था, वो उसने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और एक्सटेंड करने के लिए कहा। उसने जो अपना रिपोर्ट सौंपा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और एक्सटेंड और इसके स्कोप को और वाइडन करने को कहा। ठीक है, इसके अलावा इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात कही। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का कंप्लीट कंट्रोल हो हाई कोर्ट के ऊपर, इसकी भी बात कही। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो इसने रिटेन किया और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो लगातार इंडियंस डिमांड कर रहे थे उसको इसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो ये सारे उसके रिकमेंडेशंस थे फ्रेंड्स। इससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि साइमन कमीशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी सीरियस था, वो भी सीरियस नहीं था। बस उसने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो बाद में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखते हैं कि डायरकी एबॉलिश कर दी जाती है प्रोविंसेस में और सेंटर में लगा दी जाती है। लेकिन ये एक चीफ रिकमेंडेशंस था साइमन कमीशन का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की अभी भी इसने कोई बात नहीं करी। इसके बाद जब हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, ये नेहरू रिपोर्ट के लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसके चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू
और उनका एक प्रमुख इस रिपोर्ट की मांगे रहती हैं, वो सबसे फर्स्ट पॉइंट डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, मतलब डोमिनियन स्टेटस अंडर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये अभी तक उसी स्टेटस की डिमांड में लगे रहते हैं। सेकेंडली, नेहरू रिपोर्ट का और डिमांड्स थे, जैसे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर रहे थे और जॉइंट इलेक्टोरेट्स को प्रमोट कर रहे थे। रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना फोकस दे रही थी, हर एक्ट में ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रही थी, इसके जगह पे ये जॉइंट इलेक्टोरेट्स लाना चाह रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए भी अपना रिकमेंडेशन दिया। दे एडवोकेटेड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। ओके, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। उन्होंने 19 फंडामेंटल राइट्स, कुछ और उनकी मांगे थी। 19 फंडामेंटल राइट्स भी उन्होंने मांगा, जिसमें उन्होंने डिमांड रखा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनियन फॉर्मेशन, इक्वलिटी फॉर वीमेन, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, इन सब की मांगे रखी। सबसे प्रमुख मांगे तो उनकी थी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नकार रही थी। ठीक है, ये इनकी एक बड़ी डिमांड थी। उसके बाद ये सेकुलर स्टेट भी चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट को अगर हम देखें तो एक कुछ सेक्शन आईएनसी में ऐसे भी थे लीडर्स के जो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, और वो थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये इसको पैराडॉक्स कहें या आयरनी कहें, इन्हीं के फादर मोतीलाल नेहरू द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। ये सपोर्ट नहीं करते हैं नेहरू रिपोर्ट को। ये इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये अब डोमिनियन स्टेटस से ऊपर की कुछ बात करते हैं। ठीक है, ये अब पूर्ण स्वराज की बात करते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो डोमिनियन स्टेटस प्लीज। ओके, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। और यहाँ से इन नए लीडर्स की विचारधारा अलग हो जाती है और ये सारे लीडर्स को कहते हैं कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस छोड़कर पूर्ण स्वराज की बात करें, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक, अब दोनों ही मिलके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग गठित करते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जो कि अब पूर्ण स्वराज की बात करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बात करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बात करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप लोग सब बहुत मन लगा के अपने प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। आज बहुत लोगों को अपना सेंटर भी पता चल गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, एकदम कूल होकर, स्ट्रेस फ्री होकर आप लोग अपनी तैयारी करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के दूसरे टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। चलिए।